morning, students. So today we are going to start our lesson, and today's lesson is from page number 226. Already we had gone through with the introductory part, and in this lesson we are learning about the king and chronicles, king, raja और उनका इतिहास. So before that we have seen in this specific lesson mostly we are going to see about the Mughal emperors. Then we have seen how they came to India and how their dynasty was established, and they started to rule and administrate Indian land, or we can say sub-Indian zone. So today we are going to see that how the chronics, or how we can say the history was written in their time, and how or what appliances they had used. So let's start the lesson. So the production of chronics, हमारा टॉपिक है आज का. The chronic commissioned by the Mughal emperors, its code. Then are the important source for the study and emperors. Then हम यहाँ देखें तो मुगल एम्परर्स, मैंने पहले भी कहा था, अपने आइडियोलॉजीज को, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करते थे. उनमें से एक चीज ये भी थी कि उन्होंने खुद इतिहासकारों को नियुक्त किया था इतिहास लिखने के लिए. They were written in order to project a vision of an enlightened kingdom to all those who came under the umbrella. वो ये दिखाना चाहते थे हर उस शख्स को जो कि मुगल एम्पायर में आता था और उनके साथ जुड़ता था, सुलह करता था, उनको बताना चाहते थे कि उनका राज्य या उनका जो किंगडम है वो कितना अच्छा और समृद्ध तरीके से चलने वाला है. At the same time, they were meant to convert to those who resist the rule of Mughal, that all resist with the destiny or to fall. और वो ये भी दिखाना चाहते थे उन लोगों को जो उनके विरोधी थे, जो अगर हम देखें तो मुगल्स को अच्छा नहीं मानते थे या उनके एम्पायर्स के साथ उनको साझा नहीं रखना चाहते थे, तो उनको भी दिखाते थे कि भाई तुम्हारा अंत जो है वो गिरना ही है. अगर तुम जुड़ते हो तो तुम्हें एक अच्छा क्या है राजतंत्र मिलेगा, और नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे. अल्टीमेटली ये हर राजा का, अगर हम देखें, जो पढ़े लिखे शिक्षक थे ये लोग, और अपने देखे हुए थे अपने अलग एक रूप को, मतलब जहाँ से मुल्तान और उस जगह की, तो वही चीज उन्होंने क्या है तुर्किस्तान और वहाँ का जो पैटर्न था उसको लाके इम्प्लीकेट किया यहाँ पे. ये रूलर ये भी चाहते थे कि इनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनके रूलिंग सिस्टम के बारे में, इनकी डायनेस्टी के बारे में हर चीज जो है पुख्ता तरीके से लिखी हुई रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन पर गौरव करें, उन पर गर्व करें और उनके लिए क्या करें, रिस्पेक्ट रखें. देन हम देखें तो यह मुगल क्रॉनिक्स जो थे उसके अंदर राजा ने, खुद राज्य घराने के परिवार ने, कई लोगों ने इसमें लिखा. उनके परिवार वाले जो थे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे, उनको अलग अलग उनके जीवन के बारे में जब लिखा गया उनके परिवार के द्वारा या इतिहासकार के द्वारा, उसको विशेष टाइटल्स दिए गए. जैसे अकबर के लिए अकबरनामा, शाहजहां के शाहजहांनामा, औरंगजेब का एक निकनेम भी था, यानी कि उसका टाइटल नेम जिसको कहा जाता अलमगिरी. तो ये जो व्यक्ति नाम था उसके आधार पर उनका नाम रखा था अलमगिरी नाम. देन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो ऑथर होते थे वो हर समय उस समय जो कुछ होता था उसको देखते थे और उसको वो लिखते थे. कोर्ट में कई चीजों को सिनोनिमस रूप में भी प्रकट किया, यानी कि उसके दृश्य रूप को वैसा राइट वे नहीं, परंतु उसके लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको व्यक्त किया गया. अगर हम देखें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहे हैं फ्रॉम द तुर्किश टू द पर्शिया. तो ये लोग जो थे, आप सब जानते हैं कि मुगल कोर्ट जो है वो क्या है, पर्शियन लैंग्वेज को ज्यादा सपोर्ट करता था. देन यहाँ पर कहीं देखें तो इन्हें क्या कहा जाता था, चंगियत कहा जाता था. चंगियत एक शब्द है जो तुर्की लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था.
यहाँ पे ये आप सब जानते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया था कि मंगोल और तुर्की जो है इनका जो इनकी मिक्सिंग जो बनी जो थी वो वहाँ से, तो तुर्किश इनकी मदर लैंग्वेज रही। बाबर ने खुद ने अपनी कविता, अपनी मेमोरीज के अंदर इस लैंग्वेज पे अपनी कविताएं लिखी थी। देन अगर हम देखें तो जो अकबर थे वो कॉन्शियस थे, वो चाहते थे कि पर्शियन लैंग्वेज जो है वो मुगल कोर्ट में आए और मुगल कोर्ट में उसका इस्तेमाल किया गया। कल्चर इंटेलेक्चुअल जो लोग ईरान से आए थे उन्होंने इस स्ट्रीम को रेगुलेट किया। ईरान से, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करते हुए ये मुगल कोर्ट आते थे, मुगल कोर्ट आते थे और वहाँ जॉब करते थे। यानी कि मुगल कोर्ट जो है वो बाहर के विदेशियों को अपने यहाँ नौकरी या पोजीशन अवेलेबल करता था। तो मुगल कोर्ट को के अंदर ये लोग आते थे और इसके लिए राजा उन्हें मोटिवेट करते थे। यानी राजा अपने आप को इतना भव्य और इतना दृश्य दिखाते थे कि विदेशी लोग जो चाहते थे कि वो इस कोर्ट में आके काम करना चाहते थे, ताकि उन्हें अच्छी पगार, अच्छा रिस्पेक्ट और उनकी गुणवत्ता का, यानी कि उनकी जो एबिलिटी है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो यही कारण है कि अगर हम देखें तो ये लैंग्वेज जो है, पर्शियन लैंग्वेज जो है, राजा के घराने और रॉयल फैमिली के लिए बोली जाने और लिखी जाने वाली भाषा थी। अब जब राजा ये भाषा और उसका इस्तेमाल करेगा तो अल्टीमेटली जनता और उससे जुड़े हुए लोग भी क्या करेंगे, उसे पसंद करना, उसको लुभाने के लिए, राजा को अपने दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस चीज के अंदर अपने आप को भी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये आने लगी। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो राजस्थान, मराठी और तमिल इन भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। पर पर्शियन जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं की जाती थी, परंतु कई आइडम्स यानी कि लोकोक्तियां, दोहे, इस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो लोग जब उन्हें सुनते थे तो वो सोचते थे कि महाराजा को ये भाषा पसंद है, तो वो भी उन चीजों को क्या करने लगे, आइडेंटिफाई करने लगे अपनी डे टू डे लैंग्वेज के अंदर। अगर हम देखें तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की कई सारी लैंग्वेज जिसको हिंदुवी कहा जाता था, उसके साथ अगर हम देखें तो पर्शिया बिल्कुल वैसे घुल गई जैसे उनकी लोकल लैंग्वेज है। और इस जो पर्शिया का जो ये गुलन तरीका था उसे कहें तो इंडियंस जो कह सकते हैं, जिसके अंदर लोकल आइडम्स जो थे वो आइडेंटिफाइड हो गई। अब अगर हम देखें तो एक नई भाषा बन गई जिसे उर्दू कहा गया। उर्दू जो बनी है वो पर्शिया और हिंदवी के मिक्सिंग से बनी है। उर्दू जो है वो जो इस तरीके से बनकर उभर के आई और ये लोगों के जबान पर ऐसी आ गई कि लोग जो है उसे इजीली क्या करने लगे, यूटिलाइज करने लगे उस समय के अंदर। Then Mughal officials, historians such as Akbarnama were written in Persian. Other like Babur mentioned were translated from Turkish into the Persian बाबरनामा। अगर हम देखें तो अकबर की तो जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखी गई थी जीवनी। बाबर की जो थी वो तुर्किश में थी, परंतु उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शिया में। संस्कृत में जो है इनका ट्रांसलेशन और संस्कृत की कई सारी किताबों का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में किया, जैसे महाभारत है, रामायण है। इन सबको क्या है, मुगल एम्पायर ने अपने कहने पर लोगों को रख कर वो सारी किताबों का क्या भाषांतरण करवाया पर्शियन में, ताकि लोग पढ़ सके उसे और ये लोग उसके बारे में जान सके। महाभारत को एक नया नाम दिया गया, उसका नाम जो था वो रज़्मनामा था, यानी कि बुक ऑफ वॉर। तो उसे बुक ऑफ वॉर के नाम से प्रसिद्धि मिली। अब हम देखते हैं इन क्रॉनिक्स को या इन क्रॉनिकल बुक्स को प्रिजर्व कैसे किया गया, सुरक्षित कैसे किया गया। द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, अगर हम देखें तो मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि आप सब जानते हैं मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो हाथ से लिख के किताबों को बनाना। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो किताब खाने में रखी जाती थी। किताब खाना आज की तरीके से आप देखेंगे तो लाइब्रेरी है, बट इट इज रियली नॉट अ लाइब्रेरी। It was owned by the king and we can say collection of the emperor. अगर उस समय हम देखें तो किताबनामा जो थी वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बुक्स ट्रांसलेट होती थी,
प्रोटेक्टिव रखी जाती थी, साथ में एम्परर की कलेक्शंस होती थी और नया पैटर्न जो राइटिंग पैटर्न है जैसे कैलीग्राफी है और दूसरे, तो वो पैटर्न जो है वो भी वहीं पर निकाल, एक तरह से पूरा रिसर्च सेंटर कर दो उसको, ठीक है। तो वो जो चीज थी वो किताबनामा के रूप में देखी जाती थी। देन the creation of manuscript involved a number of people performing a variety of tasks. The paper making were needed to be prepared. The foil and the manuscript scribes आप जानते हैं, मैं इन सब टर्म को नहीं समझाऊंगी, आप लोगों को मालूम है। और the calligraphy to copy the next rendering to the emulated the pages. अगर हम देखें तो एक किताब को वापस से रिकॉपी आउट करना ताकि वो फिगर आउट नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, और उसके बाद उसको क्या करना है, इमिटेटेड करना है, उसकी इमिटेशंस एक बार नकल करनी है एक एक पेज की, और उसके साथ ही पेंटिंग डेकोरेशन करना है, उसके साइड में जो है सुंदर नक्काशी दिखानी है, पेंटिंग करनी है, उसको डेकोरेट करना है, ये सारा काम जो है किया जाता था। इसके साथ बुक बाइंडिंग टू गैदर द इंडिविजुअल फॉइल्स एंड सेट देम विद इन द ऑर्नामेंटल कवर, उस पूरी किताब को बाइंड आउट करना और ऊपर से बेहद खूबसूरत नक्काशीदार बेहद सुंदर तरीके से उसका एक कवर बनाना। आपको मैं ये सब प्रिंटिंग प्रेस में पढ़ा चुके हैं, आप लोग 10th पढ़े हैं और आपको मालूम है कि ये सारी चीज जो है उस जमाने में बुक जो प्रिंटिंग जो हैंड मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग के दौरान में किया जाता था, यहाँ तक कि उसमें सोने का पानी, चांदी का पानी, और अगर देखिए फिरोजा एक पत्थर होता बहुत कीमती, उसको पीस कर उसका कलर यूज किया जाता था। तो हम सोच सकते कि वो कितना कॉस्टली बुक होती थी जिसको तैयार किया जाता था। द फिनिश मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज अ प्रेशियस ऑब्जेक्ट। ये बात सही है कि उस जमाने में किताब खाना या किताब होना अपने आप में कोई बहुत रिच व्यक्ति, बहुत हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड बंदे का रूप दिखाता था। Then it exemplified the power of its patron, और ये दिखता था कि जो किताब खानी है, किताबों को अपने पास सुरक्षित रखता, वो उसको क्या कर रहा है, उसको उसके लिए सेवा दे रहा है, या हम ये कह सकते हैं वो कला प्रेमी है या वो बुक का प्रेमी है और उसको क्या दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है। द मुगल एम्पायर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इनटू बीइंग, और यही कारण था कि मुगल एम्पायर ने ये सब किया। अगर अपने APRI गए तो आप ये सब चीज समझ सकते हो, आप देख सकते हैं कि कैसे टोंक के नवाब ने कई साल पुरानी चीजों को, यहाँ तक कि नेहरू जी की हैंड रिटन लेटर्स को और इन सब को प्रोटेक्टिव रखा, और आज भी वो आप देख सकते हो उनके मैन्युस्क्रिप्ट, उनके हाथ से लिखी हुई चीजें। और इसके अलावा बहुत सारे दस्तावेज जो अब पब्लिक नहीं है परंतु रखे हुए हैं इधर, तो वो सारी चीज देख के हम समझ सकते हैं कि उस दौर में किताब कितनी वैल्यूबल थी। एट द सेम टाइम सम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन actual production of the manuscript also got recognized in the form of title and award of these calligraphy and painters held a high society stands, while the others such as the paper maker or the bookbinder have the remained anonymous artisan। अगर हम देखें तो जो किताब लिखते थे सिर्फ राजा के ऊपर लिखने वाले नहीं, अलग कविकार हैं, अलग किताब लिखते, कहानी लिखते, उनका भी बड़ा सम्मान किया जाता था और उनके सम्मान के लिए उन्हें नवाजा जाता था। नवाजा मीन्स अवार्ड्स मिलती थी उन्हें। और अगर हम देखें तो उनकी जो लिखन चीज होती थी उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था, और ये नहीं, और जो उनके साथ जुड़े होते थे उनको आर्टिस्ट के रूप में माना जाता था। कैलीग्राफी एक सिस्टम होती है, आप सब जानते हो उसको, जिसके अंदर बहुत ही कोई भी शब्द को, उस शब्द की ब्यूटी, मतलब उस शब्द को ऐसे ब्यूटीफुल तरीके से लिखें ताकि वो पढ़ने में भी आए पर देखने में भी खूबसूरत दिखे, ऐसा लगे कि कोई अलग तरीके से लिखा गया है। तो ये जो चीज थी इसको ये लोग बहुत पसंद करते थे, और अकबर का फेवरेट जो कैलीग्राफी सिस्टम थी उसको कहा जाता था नश्ती-ई-कुई। तो नश्ती-ई-कुई फ्लूइड, यहाँ पर आपके चित्रों में देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बहते जा रहे अक्षर एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, इंक्लाइन होकर बहते जा रहे हैं।
देन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो चीज थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लिए जाते थे और ये फ्लूइड स्टाइल में लिखे जाने वाला एक सिस्टम था जो अकबर को बेहद पसंद था। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे थे। इसके अंदर कार्बन का स्याही या कार्बन की इंक होती थी, और अगर हम देखें तो इसके अंदर एक सरकंडा होता था जिसको काट दिया जाता था और डिप करके इससे क्या किया जाता था, लिखा जाता था। तो वो सरकंडे के अंदर जो कह सकते हैं जैसे अपने झाड़ू के बीच में सॉफ्ट पोर्शन होता है, तो वैसे ही जैसे मोरपंखी के अंदर होता है वैसे उस सरकंडों के अंदर होता है। तो वो क्या करता है, इंक एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद जो है उसे लिखा जाता था ताकि ये फ्लो करती ही जाए और जो राइटर है वो अपने हाथ से उसको क्या करे, जस्ट मूवमेंट्स दे। तो हम देख सकते हैं कि इन चीजों पे कितनी बारीकी से काम करते थे और इन्हें ये चीज बेहद पसंद आती थी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम देखेंगे पेंटेड इमेज यानी कि तस्वीरों का बनाना। तस्वीरों के बनाने में कई राजा भी यानी कि शहंशाह भी जो थे वो तस्वीर बनाना और उन्हें अप्रिशिएट बहुत बड़े पैमाने पे करते थे। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इन रियल और एनी हाउ जो ये मुगल एम्पायर थे ये पार्टनर थे, ये सुरक्षा करते थे कला की और चित्रण की। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।